एपिसोड 86 से 90 तक। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रुद्र के हाथों से वह कंसाइनमेंट निकल जाता है क्योंकि उसे क्वीन अपने हाथों में ले चुकी थी। इसलिए रुद्र बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने घर वापस आता है। वहीं जैसे ही वह घर आता है उसी वक्त मन्नत भी घर पहुंच चुकी थी। आगे मन्नत जल्दी से अपनी जगह पर जाकर लेट जाती है। उसे नहीं पता था कि रुद्र इस वक्त कहाँ है, लेकिन उसके आने से पहले उसे अपनी जगह पर पहुंचना था और वह सेफली पहुंच भी चुकी थी। लेकिन जैसे ही वह अपनी जगह पर जाती है, अचानक से दरवाजे की तरफ देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि वहां से रुद्र चला आ रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। एक पल के लिए तो मन्नत की सांस ही अटक जाती है। क्या उसने उसे देख लिया? शायद इसी वजह से वह इतने गुस्से में दिख रहा है। वहीं मन्नत को क्या पता था कि रुद्र किस वजह से इतना ज्यादा गुस्सा में है। मन्नत के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। अगर इस राक्षस ने उसे देख लिया तो फिर क्या करेगा? क्या उसे इसकी हकीकत पता चल जाएगी? वह अभी यह सब सोच ही रही थी। तभी अचानक से रुद्र जब अंदर आ रहा था तो उसकी नजर मन्नत पर पड़ चुकी थी क्योंकि वह दरवाजे को क्रॉस करते हुए आई थी और उस वक्त रूम का दरवाजा खुला था, जिसे हड़बड़ाहट में मन्नत बंद करना भूल गई थी। इसलिए बाहर से ही रुद्र ने देख लिया था कि मन्नत अभी अभी यहाँ से जा रही है। वह जैसे ही अंदर आता है तो उसकी नजर सीधा बालकनी की ओर जाती है। बालकनी का भी दरवाजा खुला हुआ था। उसे समझते देर नहीं लगती। इस वक्त वैसे भी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने सोचा कि वह लड़की आखिर में यहाँ क्या करने आई थी। इतनी रात को वह क्या कोई भूत प्रेत है जो इस तरह से घूम रही है? तभी अचानक से उसकी नजर बेड पर पड़ती है तो एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद वह उसकी बेड पर सो रही थी और जैसे ही उसने उसे देखा वह यहाँ से भाग गई। ये सोचते ही उसके गुस्से का तो अब ठिकाना ही नहीं रहता। अरे यार, हद है। यानी बेड पर सो रही थी। क्या ये कोई रसगुल्ला था जिसे झट से मुंह में डाला और भाग गए? या फिर वह उसका बेड न होकर कोई राजा महाराजा का सिंहासन हो गया है जिस पे बैठने के लिए सब मरे जा रहे हैं? हद है यार, अपने रुद्र बाबू का तो गुस्से में वह क्या क्या सोच ले जाते हैं। उन्हें तो इसका अंदाजा भी नहीं है। वह गुस्से से उस ओर देखता है जहां मन्नत अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थी। वैसे भी वह उससे किसी तरह का बहस नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से उसने शांत रहना ही ठीक समझा और वह अपनी आंखें बंद कर लेट गई। वहीं जब उसे इस तरह से नौटंकी करता रुद्र देखता है तो उसे अब उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह पास में रखे जग को उठा लेता है। वैसे भी ठंडी का वक्त था, पानी काफी ठंडा था। वह उसके पास जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। एक पल के लिए तो वह उसके मासूम से चेहरे में खो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वह होश में आते हुए सोचता है कि वह क्या कर रहा है। फिर वह उल्टा ही मन्नत को कोसते हुए मन में बोलता है, ये लड़की, यह घटिया लड़की मुझे सिड्यूस करना चाहती है, इसीलिए तो देखो ये किस तरह से सो रही है। ऐसा कहकर वह एक ही झटके में गुस्से से जग के पानी को मन्नत के ऊपर फेंक देता है। वहीं जैसे ही मन्नत के ऊपर पानी पड़ता है, वह चौंककर अपनी जगह पर उठकर बैठ जाती है। एक तो पहले ही ठंडी का मौसम था और ऊपर से ठंडा ठंडा पानी। मन्नत का पूरा शरीर ठंड की वजह से कांप जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वहीं रुद्र उसे अपनी तीखी नजरों से देख रहा था। वह गुस्से में बोलता है, तुम घटिया लड़की, आखिर में और कितना चाल चलोगी? तुमने क्या सोचा कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा? वहीं जैसे ही मन्नत रुद्र के मुंह से ये सुनती है तो वह चौंक कर उसकी ओर देखने लगती है। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, क्या रुद्र ने आज उसे देख लिया था और क्या अब वह उसकी असलियत जान गया है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो काफी ज्यादा सावधानी बरती थी, फिर यह कैसे हो गया? ये सोचते हुए वह अब भी रुद्र की ओर ही देखे जा रही थी। वहीं जब रुद्र देखता है कि वह उसे कैसे घूर रही है,
तो वह गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से घूरने की, और तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस तरह से बहाना करोगी तो मैं तुम्हारे बहाने में आ जाऊंगा। मुझे अच्छे से पता है तुम अभी अभी मेरे बेड पर लेटी थी और जैसे ही मुझे देखा तुम वहां से भागकर यहाँ आकर लेट गई। उसकी इन बातों को सुनकर अब मन्नत आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगती है। इस वक्त उसके मन में यही चल रहा था, हे भगवान, मैंने क्या सोचा था। डर के मारे तो मेरी जान ही निकल रही थी, और यह बेवकूफ इंसान क्या सोच रहा है। यानी हद है यार, मैं भला इसके बेट पर क्यों जाऊंगी। मैं इसके घटिया बेट के लिए मरी जा रही हूँ क्या। सच में क्या ये रुद्र सिंघानिया ही है। मुझे तो कभी कभी इस पर डाउट होता है। इसकी कोई भी हरकत एक ग्रेट बिजनेसमैन की तरह नहीं लगती है। ये तो मुझे बिल्कुल पागल लगता है। मन्नत यह सब अपने मन में ही सोच रही थी और अपने ही विचारों में खोई हुई थी। वहीं रुद्र देखता है कि वह किस तरह से फिर से उसे इग्नोर कर रही है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से मुझे मेरी बातों को इग्नोर करने की। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये ट्रिक मेरे काम आएंगे? तो तुम ये भूल जाओ, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम पूरी जिंदगी याद रखोगी। वही मन्नत अफसोस से अपना सर हिला देती है क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकती थी और उसे पता था अब इसके टॉर्चर करने का कोई नया तरीका आएगा। अब बस उसे इंतजार था कि अब वह इसे किस तरह से टॉर्चर करेगा। बेचारी खामोशी से अपना सर झुकाए सब कुछ सुन रही थी। इस वक्त उसे इस पर गुस्सा भी आ रहा था और इसकी बेवकूफी पर उसे अफसोस भी हो रहा था। पर वह क्या करे, वह कुछ नहीं कर सकती थी। वही रुद्र जब देखता है कि वह लड़की अभी भी कुछ नहीं बोल रही है तो गुस्से से उसका पारा हाई हो जाता है। वह अपनी जगह से थोड़ा और आगे बढ़ता है क्योंकि वह अभी मन्नत से थोड़ी दूरी पर खड़ा था और फिर वह मन्नत के पास झुकते हुए उसके हाथों को पकड़कर उसे घसीटकर अपनी जगह पर उठा देता है और फिर उसकी आंखों में देखकर घूरते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम कोई शहजादी हो? तुम कहीं के राजकुमारी हो जो तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा। शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी कर मेरी बीवी बनने का, तो चलो मैं तुम्हारा शौक पूरा कर देता हूँ। इतना कहकर वह उसे अपने साथ घसीटने लगता है। वहीं एक पल के लिए तो मन्नत को लगता है कि अब पागल इंसान उसके साथ क्या करने वाला है। फिर दूसरे ही पल उसे घबराहट होने लगती है। क्या यह उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करने वाला है? नहीं नहीं, वह ऐसा कैसे कर सकता है। अगर उसने उसके साथ कुछ किया तो सच में वह उसे मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचेगी। बहुत हो गया, अब उसके बर्दाश्त करने की लिमिट नहीं थी। वही रुद्र गुस्से से उसे घसीटकर अपने साथ रूम के अंदर लाता है। अब तो उसकी हार्ट बीट और बढ़ गई थी। उसे लगा कि यह पागल इंसान आज सच में उसकी जान लेकर ही मारेगा क्या, लेकिन उसने अभी भी कुछ नहीं कहा था। वही रुद्र उसे घसीटते हुए अपने साथ रूम के अंदर लाता है। दूसरे ही पलंग उसकी ओर देखकर डेविल मुस्कान देता है और फिर एक झटके में उसे रूम के बाहर कचरे की तरह फेंक देता है। मन्नत को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से उसके साथ क्या हो गया। वह रूम के बाहर सीधा जाकर मुंह के बल फर्श पर गिरती है क्योंकि रुद्र ने उसे बहुत तेज से धक्का दिया था। अगर उसने हाथ ना लगाया होता तो उसे अच्छी खासी चोट आ सकती थी। वही मन्नत अफसोस से उस पागल इंसान को देख रही थी जो सच में किसी बेवकूफ से कम नहीं था। लेकिन फिर वह खुद में सोचती है, चलो ठीक है, अच्छा हुआ जो इसने मुझे इस तरह से धक्का देकर रूम से बाहर निकाल दिया, वरना मेरे मन में तो बहुत ही अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि यह पागल इंसान मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है। लेकिन चलो अब ठीक है, वैसे भी सुबह होने वाली है, अब सोने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी इस पागल इंसान के रहते अब मैं उस रूम में दोबारा जाने की गलती नहीं करूंगी।
इतना सोचकर वह अपनी जगह से उठ जाती है। वही दादाजी जो सुबह सुबह उठते थे, वह दूर से ही यह सारा नजारा देख रहे थे। इस समय उन्हें रुद्र पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनका बस चलता तो अभी जाकर रुद्र को इतना जोर से मारते कि उसका दिमाग ठिकाने पर लग जाता। लेकिन अफसोस वह ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। वह एक अफसोस के साथ बस लंबी सांस छोड़ देते हैं। लेकिन इस वक्त उन्हें मन्नत के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। उन्हें पता था महलों में रहने वाली वह लड़की जो आज उनके लिए यहाँ आई है, ये सब उसके लिए कितना अजीब होगा। वह समझ नहीं रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह अब क्या करें। उन्होंने सोच लिया था, वह रुद्र को फिर से समझाएंगे। नहीं तो जरूर उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे रुद्र की अक्ल ठिकाने आ जाए, वरना ये लड़का हर रोज ऐसी ही गलती करता रहेगा और वह दिन दूर नहीं जब मन्नत उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। उस वक्त ये सच में बहुत पछताएगा। इतनी अच्छी लड़की इसकी जिंदगी में आई है, पर यह पागल पता नहीं किसके पीछे पड़ा है। दादाजी को भी अच्छे से पता था, रुद्र किसी लड़की की तलाश कर रहा है जो उससे बहुत साल पहले मिली थी, क्योंकि जतिन दादाजी को रुद्र की सारी बात बता देता था। वही दादाजी उस पागल लड़के के लिए क्या कहें। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह सच में एक नंबर का बेवकूफ लड़का है। उसके जितना बेवकूफ तो उन्होंने पूरी जिंदगी में किसी को नहीं देखा था। लेकिन अब बस बहुत हो गया, उन्हें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। यही सब सोचकर वह वापस से अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मन्नत उन्हें देखे, वरना वह क्या मुंह दिखाएंगे मन्नत को कि उनका पोता उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। वैसे भी दादा भी एक नंबर के चतुर इंसान थे। अब जब उन्हें सामना नहीं करना था तो कैसे चुपके से वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। हद है यार दादाजी की चतुराई का। वही मन्नत अपनी जगह से उठती है और अपने हाथों को देखती है जिसमें हल्की खरोच आ गई थी गिरने की वजह से। वह अफसोस से अपना सर हिला देती है। इस समय उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि यही हरकत अभी कोई दूसरे व्यक्ति ने किया होता तो वह एक ही पल में उसका सर घर से अलग कर चुकी होती। लेकिन अफसोस यह व्यक्ति उसका पति था, यानी उसका मजबूरी का पति था, जिसके साथ वह अभी तो कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन उसने सोच लिया था कि वह अपने हर जख्म का हिसाब करेगी। वैसे भी इतना आसान नहीं था कि कोई उसे ऐसे जख्म पहुंचाता रहे और वह शांति से उसे बर्दाश्त करती रहे। ये तो बस एक वचन से बंधी हुई है, जिस वजह से उसे इतना बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वही रुद्र जब उसे कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल देता है, तब जाकर उसे थोड़ी ठंडक महसूस होती है। वह तुरंत ही जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। लेकिन जैसे ही वह बेड पर लेटता है, उसे तुरंत ही एहसास हो जाता है कि उसके बेड पर मन्नत नहीं लेटी थी, क्योंकि कहीं भी उसके परफ्यूम की खुशबू उसे महसूस नहीं हो रही थी। मन्नत के शरीर से एक अजीब सी खुशबू आती थी, जिसे रुद्र को लगता था कि वह कोई ऐसा परफ्यूम यूज कर रही है जिससे वह उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन अब उस बेवकूफ को कौन बताए कि वह उसकी खुद की नेचुरल खुशबू है। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही उसे सब कुछ पता चलेगा। दूसरे ही पल रुद्र अपनी आंखें बंद कर सोचने लगता है कि वह माफिया क्वीन कौन होगी जो इस कदर यहाँ आकर उसके नाक के नीचे से उसका माल उठा ले गई। यानी हद है यार, अब यह उसका माल कैसे हो गया? यह माल तो खुद उसके देश से आ रहा था। लेकिन अब रुद्र बाबू को कौन समझाए? उसकी नजर पड़ गई तो वह उसका माल हो गया। वह अभी यही सब सोच रहा था, तभी अचानक से उसे ख्याल आता है कि क्या जब वह लोग वहां पर अपनी प्लानिंग कर रहे थे तो वह वहां मौजूद थी, क्योंकि शिप तो यहीं से गई थी, तो जाहिर सी बात है कि वह लोग पहले यहीं रहे होंगे और जब वह लोग प्लानिंग कर रहे होंगे तो छिपकर वह सब कुछ देख चुके होंगे, जिस वजह से वह लोग इतनी आसानी से यह सारा काम कर पाए थे। वह तुरंत ही किसी को फोन करता है और कहता है कि उसे वहां का सीसीटीवी फुटेज चाहिए, जल्दी से जल्दी उसे भेजें। थोड़ी ही देर में उसके फोन पर वहां का वीडियो आ गया था।
वह ध्यान से देख रहा था कि कहीं तो कोई सुराग मिले, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता। अरे पता तो तब चलता ना जब मन्नत उस साइड से गई होती। उसने तो पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि उस साइड पर पुलिस हो सकती है या फिर वह साइड सेफ नहीं है, इसलिए उसने जंगल का रास्ता अपनाया था। और सभी को अच्छे से पता था जंगल के रास्ते से जाना बहुत ही मुश्किल काम था। वहां से कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। वहां गाड़ी बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। यही कारण था कि वह लोग मेन साइड से गए थे। वही मन्नत ने पहले ही दिमाग लगाया था कि जो कोई भी जाएगा वह मेन सड़क से ही जाएगा, क्योंकि उन लोगों को हथियार भी ले जाना होगा और बहुत सारे गार्ड भी होंगे, तो वह इन रास्तों से तो बिल्कुल भी आने की गलती नहीं करेंगे। इस वजह से उसने जंगल साइड वाला रास्ता चुना था और उसके प्लान के मुताबिक हुआ भी यही था। वही रुद्र काफी देर तक उसे जूम करके देख रहा था, पर वह ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि वहां तो किसी का कोई नामो निशान नहीं था। तो क्या हो सकता है? तभी अचानक से उसका दिमाग क्लिक करता है और उसे समझ आता है कि वह लोग जरूर जंगल के रास्ते से ही गए होंगे। अब उसे भी मानना पड़ जाता है कि वाकई में माफिया क्वीन बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक है। अगर उसकी जगह पर वह होता तो कभी भी उस रास्ते से जाने का रिस्क नहीं उठा सकता था, क्योंकि उस रास्ते पर बहुत ही ज्यादा खतरा था। लेकिन वह किस मिट्टी की बनी थी? क्या उसे खतरों से डर नहीं लगता? क्या उसे डर नहीं लगता कि उसे कुछ हो जाएगा? यही सब सोचते हुए पता नहीं कब उसकी नींद लग जाती है। वहीं दूसरी ओर आज मन्नत पहले ही उठ गई थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वैसे भी वह सोई ही कहाँ थी, लेकिन अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर वह किचन में चली जाती है और फिर सबके लिए खाना बनाने लगती है। वही थोड़ी देर में जब सर्वेंट आते हैं तो देखते हैं कि आज किचन में नई बहू खाना बना रही है। ये देखकर वह जल्दी से उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि बिटिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप रहने दीजिए, खाना हम लोग बना लेंगे। वही उस बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज सुनकर मन्नत उस ओर देखती है तो वहां पर एक करीब 50 साल के बुजुर्ग खड़े थे। वह मन्नत को ध्यान से देख रहे थे। वही मन्नत जब उन्हें देखती है तो कहती है, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। वैसे भी आज मैं जल्दी उठ गई थी तो बोर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ। वही मन्नत की बातों को सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति भी मुस्कुराने लगता है। वाकई में इस घर की बहू बहुत ही समझदार है। जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ही काइंड भी है। ये सोचते वक्त वह ध्यान से मन्नत को ही देख रहा था। उसकी नजरों में किसी तरह का छल कपट नहीं था। वह तो बस एक छोटी बच्ची की तरह उसे देख रहा था, क्योंकि मन्नत देखने में बहुत ही कम उम्र की लगती थी। देखकर कोई उसे यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसकी उम्र क्या होगी। वही जब उस बुजुर्ग व्यक्ति को मन्नत देखती है कि कैसे देख रहे हैं, तो वह पूछती है, दादा क्या हुआ? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? तो वह घबराते हुए बोलते हैं, अरे नहीं नहीं बेटा, यह आप क्या कह रही हैं? वह तो मैं देख रहा था कि आप खाने में क्या बना रही हैं, क्योंकि यहाँ बहुत समय तक कभी किसी ने कुछ नहीं बनाया। हम सर्वेंट ही हमेशा से घर के काम करते हैं और खाने पीने की चीजें तैयार करते हैं। कभी कभार बड़ी मालकिन आकर थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हैं। उन्हें सब कुछ बनाना होता है। उसके अलावा बाकी कोई किचन में नहीं आता है। वही आपको देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये बुजुर्ग इस घर के पुराने नौकर थे, जिस वजह से सभी लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। वही जैसे ही मन्नत ये सुनती है तो वह भी मुस्कुराते हुए उस बुजुर्ग की ओर देखकर बोलती है, कोई बात नहीं काका, तब से हम आपके साथ खाना बनाएंगे। वही उस बुजुर्ग के साइड में खड़े और सर्वेंट भी थे जो मुस्कुराकर मन्नत को देख रहे थे। उनकी छोटी मालकिन बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल भी घमंडी नहीं है। पहले तो उन लोगों ने सोचा था कि वह बोलती नहीं है तो जरूर बहुत ज्यादा घमंडी होंगी या फिर कैसी होंगी। आज तक उन लोगों ने मन्नत की आवाज ही नहीं सुनी थी।
वही मन्नत का इतना काइंड नेचर देखकर वह लोग मन्नत के साथ जल्दी ही घुल मिल जाते हैं। वही मन्नत जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। वह नीचे गेस्ट रूम में नहा धोकर फ्रेश हो गई थी और कपड़े तो उसके वैसे भी गेस्ट रूम में ही पड़े रहते थे, क्योंकि ज्यादातर वह रुद्र से बचने के लिए यही गुजारा करती थी और इससे घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे कि रुद्र का रवैया उसके साथ कैसा है। इस वजह से कोई उसे कुछ बोलता भी नहीं था और अब उसे यहाँ आए हुए लगभग 10 दिन हो चुका था। इस बीच वह थोड़ा बहुत सबसे घुल मिल चुकी थी, पर अभी भी वह किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी, क्योंकि उसे बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वैसे भी वह सिर्फ मतलब से ही बोलती थी। उसके इस व्यवहार से यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी वह लोग खुश थे। जितना कम बोलेगी उतना ही रुद्र के गुस्से से बची रहेगी। यह उसी के लिए ठीक होगा। वही नाश्ते में उसने बहुत कुछ बनाया था, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। थोड़ी ही देर में उसकी खुशबू को सूंघते हुए वहां कुछ पहुंच जाता है और फिर कार्तिक भी आ जाता है। वैसे भी कार्तिक छोटा था, उसे खाने में अच्छी अच्छी चीजें बहुत ही पसंद आती थी। वह जैसे ही हाल में पहुंचता है तो उसके नाकों में बहुत ही मीठी खुशबू जाती है, तो वह तुरंत किचन की ओर बढ़ जाता है और वहां जाकर बोलता है, अरे काका, आज आप ऐसा क्या बना रहे हैं जिसकी खुशबू से ही मेरा पेट जोर जोर से खाना मांग रहा है। उसकी बातों को सुनकर काका हंसते हुए बोलते हैं, अरे बेटा जी, आज मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ, आज तो छोटी बहू सब कुछ बना रही है। वही काका की बातों को सुनकर कुछ उस साइड देखता है जहां मन्नत कुछ बना रही थी। ये देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। वैसे खाना कोई भी बनाए, उसे तो खाने से मतलब था। तो वह बोलता है, चलो कोई ना, हमको तो बस जल्दी से खाना निकाल दो, क्योंकि खाने को देखकर हमारा भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। उसकी बातों को सुनकर काका मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाए, मैं बस अभी जल्दी से सबके लिए नाश्ता लगाता हूँ। कुछ भी उनकी बातों को सुनकर जल्दी से जाता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। धीरे धीरे कर अब वहां सभी लोग आने लगे थे। वहीं दूसरी ओर रुद्र सुबह उठकर अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। इस समय उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ा हुआ था। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वह और कुछ नहीं बल्कि अपना फोन ढूंढ रहा था। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वही जब वह अपना फोन ढूंढते ढूंढते थक जाता है और उसे उसका फोन नहीं मिलता, तो वह गुस्से से पास में बड़ा पड़ा गिलास उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है और जोर से चिल्लाता है, घटिया लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन चुराने की? अब समझ में आया कि मैंने तुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था, तो तू एक बार भी कमरे के अंदर आने की कोशिश क्यों नहीं की और यहाँ से चली गई? जरूर तूने कुछ घटिया प्लान बनाया होगा। तेरे दिमाग की तो दाग देनी पड़ेगी। जरूर मेरे सीक्रेट चुराना चाहती होगी। मैं तुझ घटिया लड़की को बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। ये सोचते हुए वह गुस्से से अपने रूम से बाहर निकल जाता है। एक पल के लिए भी वह नहीं सोचता है कि उसका फोन कहीं गिर भी तो सकता है या वह कहीं रख भी तो सकता है। इस समय तो गुस्से की वजह से वह पूरी तरह से अंधा हो चुका था। वही जैसे ही वह हाल की ओर जाने वाला था, तभी उसे पीछे से दादाजी की आवाज होती आती है, रुद्र यहाँ आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। वही रुद्र जैसे ही दादाजी की आवाज सुनता है, गुस्से से उसकी मुट्ठियां बंध जाती है। वह गुस्से से अपने माथे को अपनी 2 उंगलियों से रब करते हुए बिल्कुल साइको की तरह दादाजी की ओर देखता है। इस समय गुस्से से उसकी आंखें लाल थी। वही दादाजी एक पल के लिए तो रुद्र का ऐसा रूप देखकर ठिठक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह डेविल अब क्यों इतने गुस्से में है, लेकिन फिर भी उन्हें आज रुद्र से बात करनी होगी। कहीं वह उस बेचारी लड़की पर तो गुस्सा करने नहीं जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वह पागल इंसान अगर उस पे इसी तरह गुस्सा करता रहा तो फिर मैं कैसे सब कुछ ठीक कर पाऊंगा? ये सोचते हुए दादाजी अब गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कुछ कहा है।
तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? तुरंत मेरे रूम में आओ। इतना कहकर दादाजी अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं रुद्र के अब गुस्से की कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन वह दादाजी की बात तो सुन ले, ये सोचते हुए वह कमरे में जाता है। जब दादाजी उसे देखते हैं तो वह बोलते हैं, रुद्र यह क्या हरकत है? वह दादाजी की यह बात सुनकर उनकी ओर अपनी आंखें तिरछी कर देखने लगता है। तब दादाजी कहते हैं, हाँ मैंने सब देखा। सुबह तुमने किस तरह से उसे धक्के मारकर अपने रूम से बाहर निकाला। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं बाकी है? वह रूम उसका भी है और तुम उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। वह तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें पूरी जिंदगी उसके साथ बितानी है। ध्यान रखो, अगर तुमने ऐसा किया तो वह दिन दूर नहीं जब मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। बस दादाजी का इतना कहना था कि उनकी बातें आग में घी का काम कर गई। गुस्से से रुद्र के हाथों की मुट्ठियां बन जाती है, उसके माथे की नस धन जाती है। इस समय उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर इस वक्त दादाजी के अलावा उसके सामने कोई दूसरा होता तो वह तुरंत उसकी जान ले लेता। वह गुस्से में कहता है कि आप क्या चाहते हैं? तो दादाजी कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम उस लड़की को प्यार से ट्रीट करो। तुम उसका हाथ थाम कर जिंदगी भर उसके साथ चलो। तुम उसके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं कर सकते हो। आखिर में उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह बेचारी कितनी ज्यादा मासूम है। वही दादाजी के मुंह से ये सुनकर कि वह कितनी ज्यादा मासूम है, रुद्र के गुस्से की लिमिट नहीं रहती। गुस्से से बोलता है, क्या आपको वह चालाक लोमड़ी मासूम लगती है? आपको नहीं पता है वह घटिया लड़की सिर्फ मेरे पैसों के पीछे यहाँ आई है क्योंकि उसे पता है द ग्रेट रुद्र सिंहानिया के पास बहुत ज्यादा पैसा है और अगर वह एक बार उसे फंसाने में कामयाब हो गई तो पूरी जिंदगी ऐसे बिताएगी। वही उसकी बातों को सुनकर दादाजी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वह इस पागल लड़के को समझा समझा कर थक चुके थे, पर यह था कि कुछ मानने को तैयार नहीं था। वह गुस्से में बोलते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? पूरी दुनिया तुम्हारी तरह नहीं सोचती है। और जहां तक बात है उस लड़की की, तो क्या वह जब से आई है तुमसे उसने कोई चीज मांगा है? क्या कोई पैसे मांगे हैं या तुम्हारे आगे उसने किसी भी चीज की डिमांड की है? उसे शांति से क्यों नहीं जीने देते हो? वही उनकी बातों को सुनकर रुद्र भी गुस्से में बोलता है कि अभी तो वह नई आई है, कुछ ही दिन में आप जल्दी ही उसका रंग देख लेंगे, तब आपको अपने फैसले पर पछतावा होगा। वहीं अब तो दादाजी को भी गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से से बोलते हैं, तुम एकदम से बेवकूफ हो क्या? तुम्हें नहीं समझ में आता मैं क्या कह रहा हूँ? बस तुम इतना जान लो कि तुम्हें उसी लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, और अगर तुमने भूल कर भी उसे छोड़ने की कोशिश की तो याद रखना मैं कंपनी के सारे शेयर उसके नाम कर दूंगा। फिर तुम मुझे किसी भी तरह का दोष मत देना। वही दादाजी की बातों को सुनकर अब रुद्र को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह 2 टके की लड़की, उसकी हैसियत क्या है? वह एक गोल्ड डिगर उसके कंपनी के शेयर लेगी। इससे पहले वह उसे जान से ना मार डाले। उसे इस वक्त दादाजी पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कैसे उस लड़की के चाल में फंसकर इस तरह अंधे हो सकते हैं? उसने इतनी मेहनत से इस कंपनी को इस मकाम तक पहुंचाया है और अब वह बोल रहे हैं कि वह इस कंपनी को उस लड़की के नाम पर कर देंगे। इसके जीते जी तो ऐसा होने वाला नहीं है। वह गुस्से से दादाजी की ओर देखता है और बोलता है, क्या कहा आपने? आप इस कंपनी को उस घटिया 2 कौड़ी की लड़की के नाम पर करेंगे? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? इस कंपनी को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मैंने कितनी मेहनत की है, और आपको क्या लगता है कि ऐसे ही इसे कोई भी मेरे हाथ से ले जा सकता है, इससे पहले कि मैं उसे जान से ना मार डालूं? वही दादाजी जैसे ही यह बात सुनते हैं तो गुस्से से उसके ऊपर चिल्ला उठते हैं और कहते हैं, खबरदार से जो तुमने कोई भी ऐसी हरकत की जिससे मैं जिंदगी भर खुद को माफ ना कर पाऊं। और मैंने तुम्हारी शादी उसके साथ इसलिए नहीं कराई है कि तुम उसके साथ कोई भी जाति करो। बहुत हो गया आज के बाद से।
अगर मैंने तुम्हें उसके साथ कोई हरकत करते देख लिया तो याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ उसे करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वही रुद्र जैसे ही दादाजी की बातों को सुनता है, उसके गुस्से की कोई लिमिट नहीं रहती है। वह गुस्से से जोरदार लात सामने पड़े टेबल पर मारता है, जिस वजह से कांच का वह टेबल कई टुकड़ों में वहां बिखर जाता है। उसका गुस्सा देखकर एक पल के लिए तो दादाजी भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में उनका पोता ऐसा क्यों है और ऐसा कौन सा इंसान होगा जो उनके पोते को सही लाइन पर लाएगा। वही रुद्र गुस्से में वहां से चला जाता है और दादाजी अपने कमरे में फैले उस कांच के टुकड़े को देख रहे थे। उन्हें इस वक्त रुद्र पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकते थे। वह करें भी तो क्या करें। उन्हें तो ये सोचा था कि रुद्र उनकी बातों को मानकर उस लड़की के साथ शादी कर लेता है तो वह जिंदगी भर हमेशा खुश रहेगा। वही वह लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल है कि पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर सकती है। इस पागल लड़के को कब अक्ल आएगी। वह बस अफसोस से अपना सर हिलाकर रह जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनके इस बेवकूफ पोते को कभी अक्ल भी आएगी कि नहीं आएगी। वही रुद्र बहुत ही गुस्से के साथ वहां से निकलकर हाल में आता है। इस वक्त उसे मन्नत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये सारी चीजें उस घटिया लड़की की वजह से हो रही थी। वह जैसे ही हाल में आता है, तभी कार्तिक चहकते हुए बोलता है, अरे भाई आप आ गए। अरे आइए बैठिए ना, देखिए ना भाभी जी ने कितना टेस्टी नाश्ता बनाया है, एक बार चख के देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वही उसकी बातों को सुनकर रुद्र गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस वक्त उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके भाई की आवाज भी उसके कानों में जहर की तरह लग रही थी। वह